तो नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले हम रेफर करते थे नीतीश कुमार की सरकार, अब शायद ये मुहावरा बदलेगा और कहा जाएगा एनडीए की सरकार केयर ऑफ नरेंद्र मोदी। दरअसल बिहार के चुनाव नतीजों की कहानी हमारी नज़र में एक जादूगर और दो बाजीगरों की कहानी है। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जादूगर की कहानी इसलिए है कि नीतीश बाबू के खिलाफ थर्ड टाइम इनकम्बेंसी का माहौल था, कोविड था, बेरोजगारी का मुद्दा था, माइग्रेंट की ट्रेजेडी का मुद्दा था, बाढ़ की समस्या थी और ऐसे में एक बहुत ही मुश्किल चुनाव में एनडीए उतरा था, जहां पर की चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। जिस तरीके से तेजस्वी का प्रचार खुलता जा रहा था, ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में नरेंद्र मोदी का प्रीमियम फैक्टर काम आया। एक व्यूह रचना पहले से बनाई गई जिसके तहत यह हुआ कि नरेंद्र मोदी वहां का कैंपेन थोड़ा अलग स्टाइल से करेंगे। हालांकि उसमें लोकल उक्तियां या जो लोकल कल्चरल प्रतीक होते हैं उनका वो हर भाषणों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 किलो राशन का जिक्र हुआ, छठ का जिक्र हुआ, सीता माता का जिक्र हुआ, राष्ट्रवाद को थोड़ा नीचे रखा गया और इस प्रकार मोदी जी ने वहाँ एक ऐसा समा बांधा। साथ साथ में बीजेपी की दूसरी जादूगिरी चली, वो थी एनडीए के चिराग पासवान की पॉलिटिक्स और उसका खेल। यानी एक ऐसा चिराग जो घर के एक हिस्से बीजेपी का हिस्सा रोशन कर रहा था और दूसरा हिस्सा जेडीयू का उसमें आग लगा रहा था। इसमें नीतीश बाबू की 71 से गिर करके सीटें रह गई हैं 43, इसलिए एक प्रकार से नीतीश बाबू इसमें हारे। लेकिन हार के कैसे जीते उस बाजीगरी पर हम बाद में आते हैं। जादूगरी का दूसरा हिस्सा देखिए, ओवैसी को उतारा जिसने आरजेडी के वोट काटे। आप कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम है बीजेपी ने नहीं उतारा, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि ओवैसी की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स, जो भी कुछ उससे फायदा होता है वो बीजेपी को होता है, नुकसान दूसरी अपोजिशन की पार्टियों को होता है। तो वोट काटने की, बांटने की और अपोजिशन को हराने की एक बहुत ही ज़बरदस्त तरकीब बना ली गई है, जिसका हर चुनाव, हर राज्य में बखूबी इस्तेमाल होता है। ये भी एक जादूगरी है। आमतौर पर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब बैलेट पर होते हैं तो खूब वोट मिलते हैं, लेकिन जब बीजेपी राज्यों में चुनाव लड़ रही होती है तो उसको बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन बिहार ने क्या साबित किया, कई राज्यों में लगातार हारने वाली बीजेपी ने बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा कैंपेन चलाया जिससे कि वहाँ एनडीए की सरकार इतनी इनकम्बेंसी के बावजूद आसानी से वापस आ गई। 125 सीटें, एग्जैक्टली वही पुराना वाला आंकड़ा, यानी एंटी इनकम्बेंसी को बड़े पैमाने पर डिफाई किया गया। जादूगरी का आखिरी किस्सा क्या है, वो ये है कि जूनियर पार्टनर के तौर पर रहने वाली बीजेपी अब वहाँ सीनियर पार्टनर हो गई है। नीतीश बाबू जो खुद ही बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी हैं, अब उनको बीजेपी के साथ नए ढंग से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी जानकारी हमको मिलेगी जब पावर शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा कि किसके कितने मंत्री बनते हैं। और मुझे लगता नहीं कि नीतीश बाबू को यूपी के चुनाव तक कोई दिक्कत आएगी, लेकिन बीजेपी नीतीश बाबू की पिलियन राइडिंग के बाद अब चूंकि ड्राइविंग सीट पर है तो वो अपना विस्तार करने के लिए पूरा पराक्रम लगाएगी और पूरी तरह से आक्रामक रहेगी। और नीतीश बाबू को इन चीज़ों से एडजस्ट करना होगा अगर वो एनडीए के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये अटकलों की बात मैं समझता हूँ कि वो तेजस्वी के पास चले जाएंगे, इस बात को बीजेपी जानती है। मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ कोएग्जिस्ट करना एक चुनौती का काम होगा। तो ये भी बीजेपी की जादूगरी है कि बिहार जैसे अभेद्य राज्य में बीजेपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और जितनी सीटें उसको मिली हैं उसके बल पर अब वो अपना इक्वेशन नीतीश बाबू के साथ बदलेगी। नीतीश बाबू को हम बाजीगर इसलिए कह रहे हैं कि वो सत्ता में फिर से काबिज तो हो रहे हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी को अभी भी उनकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। तो बीजेपी उनके साथ ठीक ठाक संबंध रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास अभी वो ईबीसी वोट, वो महादलित वोट और नीतीश बाबू की छवि जैसा वहां कोई नेता नहीं है। तो इस बैसाखी को वो आगे के लिए प्रवेश द्वार कैसे बनाए, इस पर पूरा वो प्रयास करेगी, क्योंकि नीतीश बाबू के बिना अभी बीजेपी अकेले वहां बहुत कुछ कर पाए वो सिचुएशन फुल्ली नहीं बनी है। उसकी तरफ जाने के लिए और काम करने की जरूरत है, इसीलिए नीतीश बाबू को गुड ह्यूमर में रखा जाएगा। तेजस्वी हार करके जीता कैसे, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके आरजेडी को लेकर के आने में सफल हुए और उसके अलावा कड़ी चुनौती दी, कड़ा मुकाबला किया और अपना जनाधार भी करीब करीब उतना ही रिपीट करने में सफल हो गए। सीटों के टर्म में भी, वोट शेयर के टर्म में भी जितना पहले रहा था। नीतीश बाबू का भी देख लीजिए, उनका वोट शेयर जो है वो 1% गिरा है, 17.25% से गिर करके 15.5% के आसपास उनका वोट शेयर आया है। बीजेपी का वोट शेयर
जितना था करीब करीब उस पर वो काबिज है, थोड़े से नुकसान के साथ। अगर हम 2019 से तुलना करें तो ये चुनाव इस मामले में कमाल का था कि वोट शेयर लोगों ने अपना होल्ड किए रखा, लेकिन सीटों का पूरा गणित बदल गया थैंक्स टू चिराग, ओवैसी और दूसरे वोट कटर। इस चुनाव की दो और खास बातें हैं, जिसमें एक तो पुरानी बात है, सुन सुन करके हम बोर हो गए हैं। वो है कि कांग्रेस खुद के लिए और दूसरों के लिए लगातार लाइबिलिटी बनती जा रही है, बोझ बनती जा रही है, और चुनाव की धरती पर वो बोझ न रहे उसके लिए उसको तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन तेजस्वी ने जो CPI-ML के साथ एक अलायंस किया, उसने ये बताया, और ये इतना अच्छा एक तरीके का गठजोड़ था जिसमें CPI-ML ने और पूरी लेफ्ट पार्टियों ने 18-20 के आसपास सीटें जीती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट की पॉलिटिक्स जिंदा है, उस आइडियोलॉजी पर छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां पर अभी भी लोगों को भरोसा रहता है। जाहिर है कि बीजेपी को ये बात जब बिहार में अब एक नया प्रोग्राम लेके जाने वाली है तो उसको पचेगी नहीं। ये स्पेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसको वॉच करने की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी का जो चुनाव का फाइन आर्ट है वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि उसको अपोजिशन वाले अभी तक समझने को तैयार नहीं है। हम जो कहते हैं ना, हर वक्त मोदी मोदी सुनते रहते हैं, ये है वोटर आउटरीच का हिस्सा। बूथ मैनेजमेंट से लेके मैक्रो इश्यूज तक बीजेपी की जो मेहनत है, वोटर तक आउटरीच है, वो कमाल की है। लेकिन विपक्ष को क्या लगता है? उनको लगता है कि पब्लिक आएगी, नाराज होगी तो हमको वोट दे देगी, हम जीत करके आ जाएंगे। बीजेपी बार बार इसको गलत साबित करती है।